अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अच्छा, आज जो है वो हमने टॉपिक करना है मसल फिजियोलॉजी का। और इसके ऊपर जो है वो इसका 40 स्लाइड्स जितना पोर्शन जो हो गया ना, बिफोर स्लाइडिंग मॉडल। ये एक स्लाइडिंग मॉडल है ना, उससे पहले पहले का जितना भी पोर्शन है उसके मतलब हम बात करेंगे। और उसके ऊपर जो भी इसके मतलब इसके अंदर डिफरेंट इसका तीन टाइप ऑफ जो मसल्स हैं हमारे, स्केलेटल मसल्स, देन वी हैव बेसिकली मेनली जो डिटेल है वो हमारी स्केलेटल मसल्स के रिलेटेड है। उसका जो स्ट्रक्चर है उससे रिलेटेड, उसके अंदर थोड़ा बहुत एक प्रॉपर स्ट्रक्चर ऑन एंड हाउ इट वर्क्स प्रॉपरली, ठीक है। उसके मतलब बात करेंगे और उसके बाद जो है वो नेक्स्ट पोर्शन जो है वो फिर नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। बेसिकली जो है वो मसल फिजियोलॉजी, सबसे पहले मस्कुलर सिस्टम के फंक्शन है। यू ऑल नो दैट इट्स अबाउट मेंटेनेंस ऑफ पोस्चर, कम्युनिकेशन, रेस्पिरेशन, बॉडी मूवमेंट। अब रेस्पिरेशन के अंदर किस तरह रोल प्ले करते हैं कि आपके जो रिब्स के मसल्स होते हैं वो कंट्रैक्ट करते हैं, डायफ्राम है वो करता है, जिसकी वजह से लंग्स के ऊपर प्रेशर पड़ता है। और मतलब प्रेशर पड़ने की वजह से जो एयर है वो बाहर एक्सपेल आउट हो जाती है। तो इस तरह ये उसके अंदर हेल्प आउट करते हैं। बॉडी मूवमेंट के अंदर हमारे सारे पार्ट, प्रोडक्शन ऑफ बॉडी हीट, उसके अंदर स्केलेटल मसल्स थ्रू मूवमेंट रोल प्ले करते हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑर्गन एंड वेसल्स एंड हार्ट बीट, यानी कि तकरीबन तमाम के तमाम मसल्स के अंदर जो है वो तमाम के तमाम बॉडी फंक्शन मोस्टली जो है उनके अंदर मसल रिक्वायरमेंट है। हार्ट बीट के अंदर हार्ट मसल रिक्वायर्ड है। ऑर्गन्स वेसल्स वगैरह के अंदर स्मूथ मसल रिक्वायर्ड होते हैं। बॉडी हीट के अंदर मसल रिक्वायर्ड होते हैं, ठीक है। स्केलेटल मसल, बॉडी मूवमेंट में स्केलेटल मसल चाहिए, यहाँ पे स्केलेटल मसल चाहिए। कम्युनिकेशन के अंदर स्मूथ स्केलेटल मसल चाहिए। पॉस्चर के अंदर भी हमारे स्केलेटल मसल चाहिए होते हैं। तो डिफरेंट इसके जो रिलेटेड फंक्शन हमारे पास है। प्रॉपर्टी तो मसल्स चार में बेसिक प्रॉपर्टीज है उसकी: एक्साइटेबिलिटी, कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी, एक्सटेंसिबिलिटी एंड इलास्टिसिटी। एक्साइटेबिलिटी का मतलब ये है कि कोई भी स्टिमुलस आती है, स्टिमुलस से मुराद है कि कोई भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल आता है जब बॉडी के अंदर, तो ये उसको रिस्पॉन्ड करते हैं, ठीक है। इनकी कैपेसिटी होती है कि ये उसको रिस्पॉन्ड करके कंट्रैक्ट या रिलैक्स कर सकते हैं। तो डेट इज टर्म्ड एज एक्साइटेबिलिटी, ठीक है। दूसरा है कॉन्ट्रैक्टिलिटी। जब एक स्टिमुलस आती है तो ये उसके रिस्पॉन्स में क्या करता है, शॉर्टन होते हैं। कंट्रैक्टिलिटी क्या कहते हैं कि एबिलिटी ऑफ मसल टू शॉर्टन विद फोर्स। देखो, जो एक मसल होता है ना वो सिर्फ शॉर्टन होता है, यानी कि वो कंट्रैक्ट कर सकता है, वो एक्सपेंड नहीं करता। वो रिलैक्स करता है यानी कि अपनी रेस्ट पोजीशन पे होता है, या वो कंट्रैक्ट करता है। मसल कभी भी रिलैक्स मतलब एक्सटेंड नहीं होता, अपने से अपनी लेंथ से, नॉर्मल लेंथ से ज्यादा नहीं जाता, ठीक है। जो उसकी मैक्सिमम लेंथ है वो उसकी रिलैक्सिंग पोजीशन होती है। और जो स्टिमुलस आने पे वो कंट्रैक्ट करता है, दैट इज उसकी कंट्रैक्टाइल पोजीशन। एक्सटेंसिबिलिटी, मसल कैन स्ट्रेच इनटू टू इट्स नॉर्मल रेस्टिंग लेंथ एंड बियॉन्ड टू अ लिमिटेड डिग्री, ठीक है। मतलब जो मसल है वो स्ट्रेच किया जाएगा कितनी पोजीशन तक, नॉर्मल रेस्टिंग लेंथ, इससे ज्यादा नहीं। और मतलब थोड़ा सा इससे ऊपर जा सकता है लेकिन विद इन अ लिमिटेड डिग्री, बहुत ज्यादा हद तक जो है वो मसल एक्सटेंड नहीं कर सकता। ऑलमोस्ट जो है वो इतना ही रहता है जितना वो एक रेस्टिंग स्टेट में होता है। तो अब मसल इज, वो एक तो कंट्रैक्ट करता है, दूसरा वो क्या करता है, रिलैक्स करता है। इलास्टिसिटी, एबिलिटी ऑफ मसल टू रिकॉयल टू ओरिजिनल रेस्टिंग लेंथ आफ्टर स्ट्रेच। अगर आपने स्ट्रेच कर ही लिया थोड़ा सा, उसको मतलब फुल एक्सटेंड कर लिया, थोड़ा सा वो अपनी लिमिट से बाहर आ गया रेस्टिंग पोजीशन से, तो उसके बाद वो वापस अपनी पोजीशन पे आएगा। इसी तरह जब आप उसको कंट्रैक्ट करते हो तो कंट्रैक्ट करने के बाद वो अपनी वापस पोजीशन पे आने की कोशिश करता है, दैट इज टर्म्ड एज इलास्टिसिटी। जब इलास्टिक को खींचते हो, छोड़ते हो, वापस वो अपनी पोजीशन पे आता है। तो ये तो एक जर्नल चीज़ें हैं जो कि हमारा इतना इसका जो है वो इतना मुश्किल नहीं है, जर्नल कंसर्न है। आगे आ जाते हैं टाइप्स ऑफ मसल। टाइप ऑफ मसल हमारे पास तीन तरह के हैं: स्केलेटल, स्मूथ एंड कार्डियक मसल। अब इनमें जो स्केलेटल मसल हैं, दे ऑल आर रिलेटेड टू बोन्स, जो स्केलेटन के साथ अटैच होते हैं, ठीक है, बोन से रिलेटेड होते हैं। जो स्मूथ मसल होते हैं ये हमारे हॉलो ऑर्गन, जैसे हार्ट है, सॉरी, हार्ट के लिए कार्डियक मसल लग सकते हैं। हॉलो ऑर्गन है जिस तरह की स्टमक है आपका, ठीक है, ब्लड वेसल्स हैं, आई, ग्लैंड्स, स्किन एंड कंटेन, ठीक है, कंटेन वाला निकाल दो जरा। तो ये जो इन सारे हिस्सों के अंदर जितने भी हमारे मसल्स हैं, दे ऑल आर स्मूथ मसल्स। उसके बाद सिंगल सेंटर्ड न्यूक्लियस। अच्छा, इसके सॉरी, जो कार्डियक मसल है उसकी लोकेशन है हार्ट। न्यूक्लियस के हवाले से देखो तो स्केलेटल मसल के अंदर मैनी न्यूक्लियस होते हैं और तमाम के तमाम पेरिफेरल होते हैं। पेरिफेरल का मतलब ये है कि अगर आपके पास ये एक सेल है तो उसकी साइड पे, यहाँ पे करके, सेंटर में नहीं होता न्यूक्लियस, और बहुत सारे होंगे, ठीक है। इस तरह करके एक साइड पे जो है वो बहुत सारे न्यूक्लियस जो है वो मौजूद होते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो दूसरे हैं वो सिंगल, स्मूथ मसल्स के अंदर सिंगल और सेंटर्ड न्यूक्लियस है। मतलब इस तरह अगर मसल सेल है तो उसके सेंटर में सिर्फ एक सिंगल न्यूक्लियस होगा, और बस वही है, ठीक है। और इसी तरह कार्डियक मसल के अंदर भी एक सेल के अंदर जो है वो सेंटर में एक सिंगल न्यूक्लियस मौजूद होता है, ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट आ जाता है वो होता है कि जंक्शन। इसके अंदर हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। स्मूथ मसल्स के अंदर गैप जंक्शन और प्रेजेंट इन विजुअल स्मूथ मसल्स। जंक्शन से क्या मुराद होता है कि एक सेल दूसरे के साथ किस तरह अटैच है।
तो उसमें कहता है कि जंक्शन इनके दरमियान थोड़ा सा एक स्पेस मौजूद होती है, क्योंकि उसे कहते हैं गैप जंक्शन। और विजुअल स्मूथ मसल, यानी कि विजुअल से मुराद है कि जो लेयर्स बनाते हैं ना, ऐसे मसल जो कि लेयरिंग लेयर्स बनाते हैं, उनके ऊपर जो है वो गैप जंक्शन मौजूद होते हैं। अच्छा, इसके बाद इस तरह करके ना, ये जो पॉइंट होगा दरमियान वाला, इसको आप जंक्शन कहते हो। इनके अंदर जो है इंटरकलेटेड डिस्क है। इंटरकलेटेड डिस्क बेसिकली जिस इसी तरह के जो जंक्शन है, इसी तरह की प्लेट्स हैं जो कि कार्डियक सेल्स को, कार्डियक मसल्स को आपस में जोड़ के रखती हैं, ठीक है। दैट दे आर टर्म्ड एज इंटरकलेटेड डिस्क। स्ट्रिप, अच्छा, इसके अंदर स्टीरिएशन के हवाले से बात करते हो तो जो मसल्स होते हैं, जो स्केलेटल मसल होते हैं, दे आर स्टीरिएटेड। स्टीरिएट का मतलब है कि उसके अंदर आपको इस तरह करके, उस मसल के अंदर आपको झुर्रियां नजर आती हैं, ठीक है, इस तरह लाइनें सी नजर आती हैं। ये भी नॉन स्टीरिएटेड और ये भी स्टीरिएटेड है, मतलब कि जिस तरह कभी गोश्त का पीस देखोगे, उसके अंदर क्या होता है, बारीक बारीक सी लाइनें नजर आती हैं, ठीक है। और ऐसा लगता है कि प्रॉपर पैटर्न चल रहा है जिस तरह उसके अंदर, तो उनको कहते हैं स्टीरिएटेड मसल, इस तरह करके लाइनें चल रही होती हैं। ठीक हो गया। आगे जो है रिस्पॉन्स है, रिस्पॉन्स जो है वो वॉलंटरी भी है, और जो स्केलेटल मसल होते हैं वो दोनों तरह का रिस्पॉन्स देते हैं, वॉलंटरी भी एंड इनवॉलंटरी भी। वॉलंटरी कब, जब हम अपनी मर्जी से मूवमेंट करते हैं, जैसे हम खाना खाने होते हैं तो हाथ की मूवमेंट जो है वो वॉलंटरी है। और इनवॉलंटरी भी होता है कि अगर आप आग पे हाथ रखते हो तो फौरन से हाथ पीछे हट जाता है, आपके ना चाहते हुए भी, ठीक है, दैट इज इनवॉलंटरी रिफ्लेक्स। स्मूथ मसल्स आर ऑल इनवॉलंटरी, जितने स्मूथ मसल्स हैं दे ऑल आर इनवॉलंटरी, ये सारे अपनी मर्जी से काम करते हैं, अपनी मर्जी मतलब कुदरत के नाम से, ठीक है। आपके जितना भी जीआईटी ट्रैक है आफ्टर फेरेंक्स, तो सारा का सारा स्मूथ मसल्स है, ठीक है। तो उसके अंदर आप कंट्रोल नहीं कर सकते कि वहां पर मूवमेंट किस तरह होनी चाहिए। ब्लड वेसल्स हैं तो यू कैन नॉट कंट्रोल कि आप कब ब्लड वेसल्स के वो मसल कंस्ट्रिक्ट करेंगे, कब रिलैक्स करेंगे, दे ऑल आर इनवॉलंटरी, वो खुद ब खुद अपने आप को मैनेज कर रहे हैं, ठीक है। और ये भी जो है, इधर स्टीरिएटेड नहीं आना था, ये भी जो है वो इनवॉलंटरी ही होते हैं, ये वाले मसल्स भी हमारे इनवॉलंटरी हैं। हार्ट का मसल जो है वो हमारी मर्जी से नहीं चलता, वो ऑटोमेटिकली जो है वो अकॉर्डिंग टू द सिस्टम चल रहा है। उसके बाद हमारे पास डिटेल आ जाती है स्केलेटल मसल की। मोस्ट स्केलेटल मसल आर कनेक्टेड टू एटलीस्ट टू बोन एदर इनडायरेक्टली थ्रू टेंडन्स और डायरेक्टली विद दी बोन। यानी कि अगर इस तरह करके आपके पास दो बोन है, एक ये हड्डी है और दूसरी ये है, तो ये जो एक मसल है ये दो बोन के साथ अटैच होगा, एक एंड उसका यहाँ पे होगा, तो दूसरा एंड इस पे होगा। अब उसमें जो है वो दो हो सकते हैं, या तो वो मसल डायरेक्टली अटैच है या थ्रू टेंडन। टेंडन क्या होता है, एक कनेक्टिव टिश्यू टाइप चीज होती है, जो इस तरह की छोटी सी एक कनेक्टिव टिश्यू होगा, उसके पीछे जो है वो मसल लगा होगा, ठीक है। अब ये हड्डी होगी पीछे हमारी, और अगली हड्डी से जो है वो टेंडन अटैच है, तो इस तरह या तो डायरेक्टली इस बोन के साथ अटैच होगा या उसके दरमियान में टेंडन मौजूद हो सकता है, ठीक है। मसल प्रोड्यूस मूवमेंट बाय प्रोड्यूसिंग टेंशन बिटवीन इट्स एंड। और ये मूवमेंट किस तरह करता है, टेंशन बिटवीन इन एंड्स का मतलब है कि अपने दोनों एंड्स के दरमियान एक टेंशन या एक खिंचाव पैदा करता है। खिंचाव पैदा होने की वजह से ये मसल कंट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से अगली जो बोन होती है वो आपकी बेंड कर जाती है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर बेसिकली दो लेवल पे हमने देखना है, सेलुलर लेवल पे और मॉलिक्यूलर लेवल पे, ठीक है। अ सिंगल मसल सेल इज कॉल्ड स्केलेटल मसल फाइबर, दे आर लॉन्ग एंड नैरो इन शेप। एक सिंगल मसल सेल को आप स्केलेटल मसल फाइबर कहते हो, और वो लंबे होते हैं शक्ल में और बारीक होते हैं। अगर यहाँ पे एक पिक्चर मौजूद हो, ये वाला लास्ट में, मैं इसको पिक्चर को उठा के ऊपर ले जाता हूँ ताकि हम साथ साथ इसको कर लें। अच्छा, ये आ गया इधर। अच्छा, इसके अंदर जो है वो हमारे पास ये कहता है कि सिंगल मसल सेल एक स्केलेटल मसल फाइबर कहते हैं, दे आर लॉन्ग एंड नैरो इन शेप। अब ये एक मसल फाइबर का उसने डिटेल स्ट्रक्चर बताया हुआ है। अच्छा, इसके अंदर जो है वो सेल मेम्ब्रेन ऑफ मसल सेल कवरिंग सार्कोप्लाज्म, जो आउटर लेयर है उसको आप कहते हो सार्कोलीमा। और जो सार्कोप्लाज्मा है दैट इज साइटोप्लाज्म ऑफ प्लाज्मा सेल, यानी कि सेल मेम्ब्रेन इज सार्कोलीमा और वो कवर कर रहा है सार्कोप्लाज्म को। सार्कोप्लाज्म क्या है, साइटोप्लाज्म ऑफ द प्लाज्मा सेल। साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद होता है न्यूक्लियाई। न्यूक्लियाई क्या है, मल्टी न्यूक्लिएटेड न्यूक्लियाई ऑन पेरिफेरल साइड बीनीथ सार्कोलीमा। यानी कि पेरिफेरल साइड से मुराद है कि बिल्कुल एंड साइड पे, और बीनीथ सार्कोलीमा का मतलब है कि जस्ट बिलो द सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो अगर आप इस तरह करके एक मसल फाइबर को देखते हो, इस तरह एक लॉन्ग ट्यूब चल रही है, इस तरह करके आपको ये ड्रॉ हो जाए, इस तरह करके ट्यूब है ना,
तो यहाँ पे आपको जो है वो न्यूक्लियस नजर आएंगे ऊपर वाली साइड से, जैसे कि वो बिल्कुल उसकी छत के साथ लगे हुए हैं, ठीक है। तो इसको आप कहते हैं पेरिफेरल साइड पे न्यूक्लियस मौजूद है। ऑल ऑर्गेनेली आर डिजाइन टू मीट द कंट्रेक्टाइल प्रॉपर्टी ऑफ द स्केलेटल मसल। इसके अंदर जितनी भी, और एक सेल के अंदर जितनी भी ऑर्गेनेलीज होती हैं, उन सब का एक पर्पज होता है, मसल को कॉन्ट्रैक्ट करने में जो है ना हेल्प आउट करना, ठीक है। अब कंट्रैक्शन एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसके अंदर एटीपी रिक्वायर है, तो इसलिए मसल सेल्स के अंदर हाई लेवल ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद होते हैं, ताकि एनर्जी की डिमांड को जो वो पूरा किया जा सके और कंट्रैक्शन जो है वो प्रॉपर हो सके। उसके बाद आ जाते हैं मायोग्लोबिन, प्रोटीन विद हाई O2 अफिनिटी दैट हेल्प इन मोर। जाहिर सी बात है, मसल को एनर्जी कहाँ से आनी है? फ्रॉम ग्लूकोज, और ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन जरूरी है। अब जो मायोग्लोबिन है ये सेम ऐसे ही है जैसे ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन होता है, ठीक है। अब ब्लड का हीमोग्लोबिन और मसल्स का मायोग्लोबिन, दे बोथ ऑफ देम आर सेम। लेकिन मायोग्लोबिन की ऑक्सीजन की अफिनिटी ज्यादा, इसका मतलब यह है कि ये ज्यादा ऑक्सीजन को बाइंड कर सकता है, जिसकी वजह से जाहिर सी बात है कि अगर जो ब्लड के हीमोग्लोबिन की एफिनिटी कम है, अब उसके पास जितनी भी ऑक्सीजन होगी, मायोग्लोबिन की अब कैपेबिलिटी ज्यादा है कि वो ब्लड से ऑक्सीजन को खींच सके, ठीक है। ये अफिनिटी का मतलब यही होता है कि ये ज्यादा ऑक्सीजन एट अ टाइम बाइंड कर सकती है, ठीक है। तो इसकी अफिनिटी ज्यादा है, इस वजह से ये हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन को हायर रेट पे खींचती है। अगर बराबर होती तो हो सकता है लेवल बराबर रहता, ठीक है, ब्लड में भी और मसल्स में भी। और अगर कम होती तो फिर तो फ्लो ही नहीं होनी थी ऑक्सीजन, ठीक है। तो अफिनिटी ज्यादा होने की वजह से मायोग्लोबिन की अफिनिटी क्यों ज्यादा है? ताकि ऑक्सीजन ज्यादा आए और ज्यादा एनर्जी जो है वो यूटिलाइज प्रॉपर प्रोड्यूस भी हो सके और इस्तेमाल भी हो सके। उसके अलावा इसके अंदर मायोफिलामेंट्स होते हैं। दीज आर कंट्रेक्टाइल प्रोटीन, एक्टिन इज थिन वाइल मायोसिन इज थिक फिलामेंट। अब ये जो आपको इसमें नजर भी आ रहे होंगे, ये थिक फिलामेंट लिखा हुआ है, थिन फिलामेंट लिखा हुआ है। ये जो ब्लू कलर के हैं ये थिन फिलामेंट हैं, और जो ये रेडिश कलर के आपको नजर आ रहे हैं नीचे, ये थिक फिलामेंट है, ठीक है। तो ये फिलामेंट्स मौजूद होते हैं। कंट्रेक्टाइल प्रोटीन है। कंट्रेक्टाइल प्रोटीन का मतलब यह है कि ये मसल्स को कंट्रैक्ट करने, ऐसी प्रोटीन जो मसल को कंट्रैक्ट करने में हेल्प आउट करते हैं, उन्हें मायोफिलामेंट कहते हैं। दो तरह के हैं, जो थिन है उन्हें एक्टिन कहते हैं, जो थिक है उन्हें मायोसिन कहते हैं। मायोफिब्रिल, द सिलेंड्रिकल बंडल ऑफ मायोफिलामेंट इज कॉल्ड मायोफिब्रिल, इट इज प्रेजेंट इन सार्कोप्लाज्म। अगर आप जो है बहुत सारे इनको जोड़ देंगे, मतलब अब ये जो आपके मायोफिलामेंट्स हैं, जिनमें मायोसिन भी है और एक्टिन भी है, अगर इनका एक बंडल बना लें, जिस तरह एक सवइयों के बहुत सारे जो है वो सवइयों के वो ले लें आप, और उनको इकट्ठा करके एक बंडल बना लें, तो ये बंडल क्या कहलाएगा? मायोफिब्रिल। और जो इसके अंदर जो एक एक एक्टिन और मायोसिन का एक लंबा वो एक सवइयों का जो एक पीस है, वो क्या कहलाएगा? फिलामेंट, ठीक है। तो सुइयों का एक एक जो दाना है वो मायोफिलामेंट, और जो पूरा बंडल आपने हाथ में पकड़ लिया तो दैट विल बी टर्म्ड एज मायोफिब्रिल। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ जाता है, रोशनी कम होगी। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सैक लाइक मेम्ब्रेनस नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल दैट सराउंड ईच मायोफिब्रिल। अब ये जो है, अब थोड़ा बहुत समझ आया कि सबसे बारीक हमारे पास क्या था? मायोफिलामेंट था। सबसे बारीक एक एक फिलामेंट को हम मायोफिलामेंट कहते हैं, जिसमें एक्टिन और मायोसिन है, ठीक है। हाँ, अब बंडल ऑफ मायोफिलामेंट इज टर्म्ड एज मायोफिब्रिल, यानी कि मायोफिलामेंट मिलकर क्या बना रहे हैं? मायोफिब्रिल। मायोफिब्रिल के इर्द गिर्द जो है वो सैक लाइक मेम्ब्रेनस नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स, ट्यूब्यूल्स का एक मेम्ब्रेनस नेटवर्क मौजूद है, सैक लाइक ट्यूब्यूल्स। सैक लाइक क्या होते हैं? जिस तरह छोटे छोटे पाउचेस लाइक स्ट्रक्चर जो है वो मौजूद होता है अराउंड द ईच मायोफिब्रिल, ठीक है। हर बंडल के इर्द गिर्द जो है वो उसका मौजूद होंगे। अब इनका काम क्या होता है? इट इज एक्सटेंसिव फॉर्म ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड इट एंड इज एट द पॉइंट ऑफ एक्टिन मायोसिन ओवरलैप। अब बेसिकली ये जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है, आपने हमने पढ़ा हुआ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो सेल का पार्ट होते हैं, सेल के अंदर एक एक माइटोकॉन्ड्रिया है। तो ये क्या करते हैं? ये उसके एक एक्सटेंसिव फॉर्म है, और ये कहाँ पे एंड करते हैं? एक्टिन और मायोसिन जिस पॉइंट पे ओवरलैप कर रहे होते हैं, ठीक है। ये आपका मायो एक्टिन है, ये मायोसिन है, एंड एट अ पॉइंट दे आर ओवरलैपिंग ईच अदर, ठीक है। ये जो पॉइंट यहाँ पे ओवरलैप करते हैं, ये वहां पे इनका एक एंड होता है, ठीक है। द एंड रीजन ऑफ एसआर कंटेन टर्मिनल सिस्टम में, द एसआर ट्यूब्यूल एंड टर्मिनल सिस्टम ने स्टोर हाई कैल्शियम नीडेड फॉर मसल कंट्रैक्शन। अब मैं इसको बना के दिखाता हूँ। पहले आपके पास आए मायोफिलामेंट, ये आपके, सॉरी ये रैंडम बन रहे हैं, ठीक है। ये आपके बहुत सारे मायोफिलामेंट आ गए, इनको इकट्ठा इनका जो बंडल बना है, दैट इज टर्म्ड एज मायोफिब्रिल। अब इस मायोफिब्रिल के इर्द गिर्द जो है वो पाउच लाइक स्ट्रक्चर मौजूद है, जिनको आप कह रहे हो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। ये किसकी एक्सटेंशन है? ये पीछे से जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आया था, ये उसकी एक्सटेंशन है।
और इनका एंड कहाँ पे है? इनका एंड वहां पे है जहाँ पे, मतलब ये अगर फर्ज कर लो ये एक वो है ना हमारा सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो ये एंड कहाँ पे, इसका एक एंड कहाँ पे मौजूद होगा? जहाँ पे ये मायोसिन था, ये एक्टिन था, ये बोथ ऑफ देम आर ओवरलैपिंग, ठीक है। ये आपका आ गया, सॉरी, ये आपका मायोसिन है और ये आपका क्या है? एक्टिन है। दिस इज द पॉइंट वेयर दे बोथ ऑफ देम आर ओवरलैपिंग ईच अदर, ठीक है। तो इस पॉइंट पे ये अपनी बेस बना के बैठे होते हैं। अब ये वो पॉइंट है जहाँ पे इसको इस पॉइंट के ऊपर जो है वो क्या मौजूद है, यानी कि सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के इस पॉइंट के ऊपर मौजूद है टर्मिनल सिस्टर्ने, ठीक है। अब टर्मिनल सिस्टर्ने और एसआर का ये पॉइंट जो होता है, ये वाला बेस वाला जो पॉइंट है, ये हाई कैल्शियम होता है। और यही वजह है कि ये यहाँ से कैल्शियम जो है सप्लाई किया जाता है, जिसकी वजह से मायोसिन और एक्टिन जो है वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करते हैं और मसल जो है वो कंट्रैक्ट करता है, ठीक है। इतना समझ में बताना मुझे, अगर नहीं है तो मैं इसको रिपीट करता हूँ। टर्मिनल से स्टडी रिपीट कर दी। क्या? मैसेज में बता दो, मुझे आवाज़ नहीं सही आई, क्या रिपीट करना है? टर्मिनल सिस्टम, बेसिकली टर्मिनल सिस्टर्ने जो है वो एक एसआर का जो एंड रीजन है, यानी कि ये एंड रीजन एक्टिन मायोसिन ओवरलैप कर रहे हैं ना, जहाँ पे ये एक्टिन है ये मायोसिन है, दे आर ओवरलैपिंग की जाए। और ये आपका मायोफिब्रिल है, वो पूरा बंडल, ठीक है, उसके अंदर ये दो ओवरलैप कर रहे थे, ये आपको नजर आ भी रहा है। अब जो आपका ऊपर से सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम आ रहा था इस तरह करके, उसने एक बेस बनाई हुई है, उसका एक एंड यहाँ पे है, दूसरा वो पीछे से कहाँ से आ रहा है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, एससीआर से, ठीक है। उसका दूसरा एंड यहाँ पे है। इस एंड के ऊपर मौजूद होता है टर्मिनल सिस्टर्ने, ठीक है। एस आर के इस एंड पे टर्मिनल सिस्टर्ने मौजूद है। अब एस आर का ये एंड और टर्मिनल सिस्टर्ने, बोथ ऑफ देम आर रिच सोर्स ऑफ कैल्शियम, और वो कैल्शियम इसको प्रोवाइड करते हैं मसल को यहाँ से, ताकि इनकी जो है वो ओवरलैप हो सके। क्लियर? हुआ क्लियर? ओके, लेट मी क्लियर द ड्राइंग्स। अब ये हमारा था जिसको हम कहते थे सेलुलर लेवल पे, होप सो इट ऑल क्लियर। आगे जो है वो हमारा मॉलिक्यूलर लेवल आ जाता है। मॉलिक्यूलर लेवल के अंदर आते हैं ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल्स। दे आर कनेक्टेड टू सार्कोलिमा एंड पेनिट्रेट इट इनटू द इंटीरियर ऑफ मसल्स इन वेजिटेशन। बाय पेनिट्रेटिंग इट ब्रिंग एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल नियर टू द डीपर पार्ट ऑफ द मसल्स। आई डोंट थिंक सो, मैंने इसकी पिक्चर रखी थी अपने पास। रुक जाओ, मैं ना इसकी एक वो पिक्चर ढूंढूं, मैंने निकाली थी। ओके, तो ये आपको पिक्चर शो हो रही होगी, इसमें ये ग्रीन कलर का जो स्ट्रक्चर है दैट इज टी ट्यूब्यूल, जिसको हमने ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल का। देखो ये उसके ऊपर एक किस्म से प्रेशर डाल रहा है, यहाँ से इन्विजिनेट कर रहा है उसको, उसके ऊपर जिस तरह हम बंडल के ऊपर रस्सी से नहीं बांध देते, ये वो वाला काम कर रहा है। तो अब इसकी वजह से क्या हो रहा है कि एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल जो है वो इसके करीब हो जाता है, ठीक है। प्रेशर जैसे ही हम, अगर हम एक पाइप लें, उसके इर्द गिर्द धागा बांध दें और धागे को खींच दें, इसका मतलब ये है कि बाहर की कोई भी चीज जो है वो ज्यादा करीब हो गई उसके सेंटर के, ठीक है। इस तरह ये उसके ऊपर क्या करता है? इन्विजिनेट करता है उसको, उसके ऊपर जो है वो प्रेशर डाला हुआ है, जिसकी वजह से अंदर वाली चीज, बाहर वाला जो मटेरियल है वो अंदर वाले के करीब हो जाता है, इसलिए इसको कहते हैं, ये है हमारे टी ट्यूब्यूल्स हैं। बाकी भी मैं यहाँ पे देख लेता हूँ। देखो, आउटर मेम्ब्रेन थी हमारी सार्कोप्लाज्मिक सार्कोलीमा, उसके अंदर जो है ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम मौजूद थे, किसके इर्द गिर्द मौजूद है ना, आया नजर, ठीक है। अगर हम थिन से थिक की बात करें, तो ये जो ब्लू कलर के थे ये हमारे थिन फिलामेंट थे, और थिक फिलामेंट कौन से थे? ये जो दरमियान में ऑरेंज और ये रेडिश कलर के आपको नजर आ रहे हैं, ठीक है। तो ब्लू वाले हमारे हो गए थिन फिलामेंट, और ऑरेंज वाले हो गए थिक फिलामेंट। ये सारा जो है, ये बहुत सारे डॉट्स जो हैं, ये बहुत सारी जो है लाइनें आपस में मिलके एक जो बनाती हैं, उसको हम कह रहे हैं मायोफिब्रिल, ठीक है। तो ये मायोफिलामेंट्स थे दोनों, और इनको कलेक्टिवली हमने कह दिया मायोफिब्रिल।
अब ये मायोफिब्रिल का पूरा बंडल है, बहुत सारे मायोफिब्रिल आपस में मिले हुए हैं, ठीक है। अब इसको ये पूरा जो है वो मिल के आपस में क्या बना रहे हैं, मसल फाइबर बना रहे हैं, ठीक हो गया। और ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी क्लियर हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हर एक के अंदर आपको अब इनके इर्द गिर्द जो है वो बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद हैं टू प्रोवाइड अ बंच ऑफ एनर्जी टू देम, ठीक है। तो ये था इसका टोटल। ये जो है ये एक्सॉन है बेसिकली, जो न्यूरॉन ने आगे स्टिमुलेट करना होता है ना, एक स्टिमुलस आनी होती है, तो वो इस तरह करके एक साइनेप्स बनाती है। यहाँ से न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होते हैं, नीचे इस मसल सेल में आते हैं और मसल सेल जो है वो कंट्रैक्ट कर जाता है, ठीक है। लगी समझ? चलो आगे चलते हैं। आगे हमारे पास आ जाता है। अच्छा, इसके अंदर मैं कह रहा था सार्कोलिज्मा, ये भी हो गया हमारा मॉलिक्यूलर लेवल में ट्रांसफर ट्यूब्यूल, हमें समझ आ गई। दे आर कनेक्टेड टू सार्कोलिमा, यानी कि ये प्लाज्मा उसकी सेल मेम्ब्रेन की जो प्लाज्मा में सॉरी मसल सेल है उसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके साथ अटैच होते हैं एंड पेनिट्रेट इनटू इंटीरियर ऑफ द मसल सेल, और उसके अंदर इंटीरियर में वो करते हैं, क्या करते हैं, पेनिट्रेट करते हैं। और पेनिट्रेट करने से ये एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल को करीब ले आते हैं डीपर पार्ट ऑफ द मसल, यानी कि जब ये उसके ऊपर प्रेशर डालते हैं तो अंदर धंस जाते हैं, जिसकी वजह से एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल है वो मसल्स के डीपर पार्ट तक पहुंच सकता है। दे आर एसोसिएटेड टू सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड हेल्प इन ट्रांसमिटिंग इम्पल्स फ्रॉम सार्कोलिमा टू मायोफिब्रिल, थस इनिशिएटिंग द मसल कंट्रैक्शन। अब यहाँ पर अगर मैंने ये आपको डायग्राम दिखाई थी, तो ये जब उसके ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं तो ये क्या कर रहे हैं, सार्कोलिमा से अटैच हैं और अंदर को दबे हुए हैं, ठीक है। जिसकी वजह से ये अंदर तक सिग्नल्स जो है या सार्कोलिमा से इनर वाले मायोफिब्रिल्स होते हैं उन तक सिग्नल पहुंचाने के लिए ये रोल प्ले कर रहे होते हैं, ठीक हो गया, क्योंकि ये इन्विजिनेट करते हैं उसके अंदर। उसके बाद हमारे पास आ जाता है सार्कोमियर। इट इज द स्मॉलेस्ट कंट्रेक्टाइल यूनिट ऑफ माइक्रो मसल फाइबर। इट कंटेन अल्टरनेटिंग बैंड विद लाइट एंड लार्ज रीजन। अब ये जो एक स्ट्रक्चर है, ये पूरा एक जो है, इसको यहाँ से लेके यहाँ तक का, इसको आप क्या कहते हो, सार्कोमियर। ये एक पूरा जो एक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर तमाम बैंड और एक पूरा स्ट्रक्चर होता है इसका। अच्छा, ये सबसे एक मसल फाइबर का जो सबसे एक छोटा यूनिट जो प्रॉपरली अपने आप को कंट्रैक्ट करता है, दैट इज टर्म्ड एज सार्कोमियर। होता बेसिकली क्या है कि मसल ऐसा पूरा का पूरा कंट्रैक्ट नहीं करता, मसल के इस तरह पोर्शन बने होते हैं, ठीक है, इस तरह करके। इसको एक एक पोर्शन को आप कहते हो सार्कोमियर। अब ये पोर्शन, सॉरी, ये वाला जो पोर्शन होगा ये अपने आप में कंट्रैक्ट करेगा, ये अपने आप में कंट्रैक्ट करेगा, ये अपने आप में कंट्रैक्ट करेगा, इस तरह ब्रीक ब्रीक हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह करते हैं, ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा मसल एक ही है और इकट्ठे ही कंट्रैक्ट होता है। छोटे छोटे यूनिट्स जो हम अपने आप को कंट्रैक्ट करके स्क्वीज कर लेते हैं, जिसकी वजह से ओवरऑल मसल की जो लेंथ है वो कंट्रैक्ट कर जाती है, ठीक है। तो इस तरह जो है इसके अंदर इसका होता है सिस्टम। अच्छा, उसके बाद जो है वो हमारे पास आ जाता है। अच्छा, ये हमारा सार्कोमियर, और इस एक यूनिट को हम क्या कहते हैं, सार्कोमियर। उसके बाद जो है वो हमारा नेक्स्ट पार्ट आ जाता है सार्कोमियर का स्ट्रक्चर। इट इज द स्मॉलेस्ट कंट्रेक्टाइल यूनिट। इट कंटेन अल्टरनेटिंग बैंड विद लाइट एंड डार्क रीजन रिप्रेजेंटिंग स्टीरिएटेड अपीयरेंस। जो मैंने बताया था कि स्टीरिएटेड अपीयरेंस होती है, ऐसे जैसे लाइनें लगी हुई हैं मसल फाइबर के अंदर, तो वो बेसिकली क्यों होता है, ड्यू टू लाइट एंड डार्क रीजन। द प्रेजेंस ऑफ रीजन शो एक्टिन एंड मायोसिन ऑर्गेनाइजेशन, और इन रीजन की लाइट और डार्क रीजन की जो प्रेजेंस है वो शो करती है कि इसके अंदर एक्टिन और मायोसिन की एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। ए बैंड, डार्क एरिया वेयर एक्टिन एंड मायोसिन ओवरलैप, इट्स लेंथ इज इक्वल टू मायोसिन। अगर मैं पिक्चर को साथ साथ आपको लेके चलूं ताकि हम इसको क्लियर करते जाएं, मैं ऊपर वाली साइड पे पिक्चर रख लेता हूँ, फिर नीचे चले जाएंगे। अच्छा, इस तरह भी चल जाएगा, हाँ। इसको कर देता हूँ ऊपर, अब आएगा। तो ए बैंड के ऊपर हमने बात की, तो ये क्या है, डार्क एरिया वेयर एक्टिन एंड मायोसिन ओवरलैप। अब ये जो इस रीजन में जहाँ पे मायोसिन और एक्टिन क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं, ठीक है। ये देखो, ये इतना सा जो पॉइंट है, अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ कर सकूं इसको ऊपर, ये वाला जो पॉइंट है बेसिकली, ये वो रीजन है जो एक दूसरे में एक्टिन और मायोसिन आपस में एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इस रीजन को आप कह रहे हो ए बैंड। अच्छा, ये वाला जो रीजन है जिसके अंदर दोनों मौजूद होंगे, दैट विल बी टर्म्ड एज डार्क रीजन, क्योंकि ये दो जगह, दो पॉइंट इसके अंदर, दो माइक्रोफिलामेंट मौजूद है, इसलिए ये टर्म होगा डार्क के तौर पे। और जो दूसरे हैं हमारे पास, अच्छा, इट ओनली, उसके बाद हो गया, इट लेंथ इज इक्वल टू द मायोसिन। जाहिर सी बात है, मायोसिन की ये लेंथ है,
और एक्टिन जो है वो लंबा होता है, ठीक है। तो मायोसिन ब्लू कलर का जो शो हो रहा है वहां पे, सॉरी मायोसिन शो हो रहा है, लाइनें ना लगाओ। डार्क एरिया वेयर एक्टिन एंड मायोसिन ओवरलैप, ये एक बात क्लियर होगी, इसकी लेंथ जो मायोसिन के बराबर होती है। एच जोन लाइट एरिया विद ए बैंड इट ओनली कंटेन मायोसिन। ऐसा रीजन एच जोन वो रीजन है जो ये जैसे ये वाला है हमारे पास, तो इसके अंदर जो सेंटर वाला जो रीजन है जहाँ पे एक्टिन मौजूद नहीं है, उस रीजन को आप कहते हो एच जोन। तो अब ये पूरा यहाँ से लेके इस एंड से लेके, अगर आप डायग्राम क्लियर नजर आ रही होगी, मैं जूम इन कर देता हूँ। तो इस एंड से लेके इस एंड तक ये जो मायोसिन का पूरा रीजन है, दैट इज टर्म्ड एज ए बैंड, ठीक है। जहाँ पे एक्टिन और मायोसिन एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं। अब इस ए बैंड के अंदर एक ऐसा रीजन भी है जहाँ पे कोई एक्टिन मौजूद नहीं है, सिर्फ मायोसिन मौजूद है, इसको कहते हैं एच जोन, ठीक है। क्लियर हुआ। टोटल जितनी मायोसिन की लेंथ है, ये जो ऑरेंज कलर की आपको पूरी लेंथ नजर आ रही है, ये आपका है ए बैंड। और इसके अंदर एक ऐसा रीजन है जहां एक्टिन मौजूद नहीं है, ब्लू कलर नहीं है जहां पे, ठीक है, दैट इज टर्म्ड एज एच जोन। अच्छा, उसके बाद जो है हमारे पास आते हैं एम लाइन। लाइन प्रेजेंट विद इन एच जोन एग्जिस्ट परपेंडिकुलरली टू लॉन्ग एक्सिस ऑफ मसल फाइबर, और ये होता है मायोसिन को होल्ड करने। अब इसके अंदर ये जो डार्क कलर की लाइन जा रही है, इसको एम एम लाइन कहते हैं। और ये इसका है लॉन्ग एक्सिस, लॉन्ग एक्सिस की मुराद है कि लंबाई के रूप जो फाइबर चल रहा है। और ये जो एम लाइन है ये उसके परपेंडिकुलर 90 के एंगल पे है। अगर ये 90 का एंगल क्या है कि इस तरह मसल फाइबर चल रहा है और इस तरह जो वो एम प्रोटीन है, तो दे आर क्रॉसिंग ईच अदर, ठीक है। इसको कहते हैं कि इस तरह ये परपेंडिकुलर है, और इसका काम क्या है कि ये मायोसिन का जो ये जो मायोसिन है इसको होल्ड करके बैठी हुई है। ये मायोसिन के फाइबर है, फिलामेंट सॉरी। और ये वाली जो है ये इसको एक धागे की तरह प्रो के बैठी हुई है और उनको होल्ड करती है, ठीक है। तो ये हमारा स्ट्रक्चर यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके बाद हमारे पास आ जाता है इस तरह आई बैंड है, नेक्स्ट टू ए बैंड इज अ लाइटर रीजन दैट कंटेन एक्टिन ओनली। अब ए बैंड के इस तरफ जो है एक बारीक सा रीजन है जो ये जिसमें जिगजैग बना हुआ है, जिसके अंदर सिर्फ एक्टिन मौजूद है, ठीक है, उसको आप कहते हो आई बैंड, और वो लाइट रीजन है, ठीक है। Z line, a dark line present in eye band present a border of sarcomere and perpendicular to long axis of the muscle fiber it hold actin। इसके अंदर भी एक लाइन चल रही है, ये जो जिगजैग सी लाइन चल रही है, इसको आप कहते हो जेड लाइन। तो यानी कि इसका मतलब है कि ये वाले जो हैं ये जो बॉर्डर है हमारे, ये और ये बोथ ऑफ देम आर एक्टिन। और ये जो जी लाइन चल रही है, ये बीच में जेड जिगजैग लाइन चल रही है, इसको इसका नाम है जेड लाइन, ठीक है। और ये इन दोनों तरफ से एक्टिन को क्या कर रही है, होल्ड कर रही है, ठीक है। उधर एम लाइन थी और इधर क्या था, जेड लाइन। तो इन शॉर्ट ये जो एक पूरा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर ये स्ट्रक्चर, ठीक है, जिसके अंदर एक एंड से शुरू और दूसरे एंड से, सॉरी ये वाला नहीं, अ, थोड़ा सा ज्यादा बन गया। यानी कि ये एक एंड से लेके दूसरे एंड तक एक ही जेड लाइन आएगी। ये जेड लाइन नेक्स्ट सार्कोमियर की है। तो अगर आप यहाँ से कंसीडर करो जिसके अंदर आपका सिर्फ एक्टिन आ रहे हैं इस साइड के और मायोसिन आ रहा है, देन मायोसिन, देन ये सारा रीजन आ गया, और इस तरफ से आपकी ये जेड लाइन भी आ जाए, ठीक है, तो दैट इज अ वन सार्कोमियर। उसके बाद ये इसी तरह नेक्स्ट ये एक्टिन ये मायोसिन ये एक्टिन मायोसिन, ये जेड लाइन एच जोन है, उसके अंदर एम लाइन है, इधर से भी मायोसिन एक्टिन और ये जेड लाइन इंक्लूड करोगे तो ये दूसरा सार्कोमियर आ गया, ठीक है। और इस तरह ये तीसरा सार्कोमियर आ गया। अब ये रीजन क्या करते हैं जब कंट्रैक्ट करते हैं, तो ये रीजन जो है वो ओवरलैप कर जाते हैं, एक्टिन जो है वो बिल्कुल अपने पास पास आ जाता है, और इस तरह एक एक रीजन जो है वो अपने आप को कंट्रैक्ट करता है, और ओवरऑल जो मसल है वो कंट्रैक्ट हो जाता है, ठीक है। अगर इसके बाद जो है हमारे पास आ जाता है जेड लाइन होगी हमारी। अच्छा, इसके बाद एक्टिन और मायोसिन है, इतना मुझे बताओ क्लियर हुआ है कि नहीं, ताकि फिर हम आगे चलें। मतलब सार्कोमियर का स्ट्रक्चर सारा समझ आ गया। अच्छा, ये जो इसके अंदर लाइन है जेड लाइन के अंदर, वो कहता है कि प्रेजेंट ऑन द बॉर्डर ऑफ सार्कोमियर। बॉर्डर ऑफ सार्कोमियर का मतलब है कि एक सार्कोमियर, जो अभी मैंने समझाई बात, कि सार्कोमियर यूनिट जो है वो कहाँ पे एंड हो रहा है, इधर भी, इधर से भी अगर आप जेड लाइन देख लो, इधर से भी जेड लाइन देख लो, तो इनके दरमियान में एक पूरा सार्कोमियर है। तो सार्कोमियर के बॉर्डर पे कौन मौजूद है, जेड लाइन मौजूद होती है, ठीक है। आगे आ जाते हैं एक्टिन एंड मायोसिन। थिक और थिन फिलामेंट की बात हो रही है, क्या है वो उसके मुतालिक बात करते हैं। तो इट इज बेसिक, इट्स बेसिक कंपोनेंट इज जी एक्टिन, ग्लोबुलर एक्टिन इसके अंदर मौजूद होता है।
जो इसका बेसिक कंपोनेंट है। इन ईच माइक्रोफिलामेंट देयर आर टू स्ट्रैंड ऑफ जी एक्टिन मॉलिक्यूल दैट आर ट्विस्टेड अराउंड टू रेगुलेटरी प्रोटीन। तो इसके अंदर दो स्ट्रैंड्स होते हैं, ये जो दो स्ट्रैंड चल रहे हैं इनको आप कहते हैं ग्लोबुलर प्रोटीन के दो स्ट्रैंड हैं, और उनके इर्द गिर्द जो है वो दो रेगुलेटरी प्रोटीन है। तो टोटल चार कंपोनेंट है इसके अंदर, दो स्ट्रैंड और दो प्रोटीन जो कि आपस में इर्द गिर्द एक तरह एक दूसरे, जिस तरह डीएनए का स्ट्रक्चर होता है ट्विस्टेड स्ट्रैंड, उस तरह होती हैं। ठीक है। ट्रोपोमाइसिन रोड शेप प्रोटीन है। अब ये जो ट्रोपोमाइसिन है ये बेसिकली ये जो लंबी से धागे नुमा एक स्ट्रक्चर चल रहा है, ये है प्रेजेंट इन ग्रूव्ड रीजन ऑफ द ट्विस्ट स्ट्रैंड। और ये कहाँ पे मौजूद होता है? जिस तरह अगर आप एक हार देख लें मोतियों का, तो उसके दो मोतियों के दरम्यान में एक ग्रूव होता है, एक जगह होती है डाउनवर्ड जगह। ठीक है, उसको कहते हैं ग्रूव। तो ये वहां से मतलब इस तरह उसके अंदर फैली होती है। अगर मैं इसको समझाना चाहूँ तो ये इस तरह करके आपको दो मोती लगे हो ना, मोती काट के इस तरह अगर ट्विस्ट बन रहा है तो इसका ट्विस्ट कैसे बनेगा? ऐसे करके, और इसके जो है ग्रूव्स बनेंगे। ठीक है। अब ये वाला पॉइंट जो है ये ग्रूव है, ये ग्रूव है। ठीक है, तो ये इस तरह करके इन ग्रूव्स रीजन के अंदर इस तरह करके मौजूद होती है। अगर मैं इसको मजीद क्लियर करके बनाऊंगा तो यहाँ साइड पे बना लेते हैं। इस तरह करके आपके पास जो है वो ग्रूव ट्विस्टेड स्ट्रैंड है दो। इधर क्वेश्चन होगा, ये अब क्वेश्चन। ये जो रीजन है ये ग्रूव रीजन है, तो ये जो आपका जो है आपकी ट्रोपोमायोसिन है वो इस तरह इन ग्रूव रीजन के अंदर जो है वो फैली होती है। अच्छा, इट ब्लॉक द मायोसिन बाइंडिंग साइट ऑन द जी एक्टिन। और ये जो है जी एक्टिन के ऊपर मायोसिन की बाइंडिंग साइट को ब्लॉक करते हैं। ब्लॉक करने से मुराद है ताकि हर टाइम वो बाइंड रखना जरूरी नहीं है। कभी हमने उसको जब कंट्रैक्शन खत्म हो जाती है, जब कंट्रैक्शन के बाद रिलैक्सेशन होनी होती है, तब रिक्वायर्ड ये होता है कि मायोसिन और एक्टिन आपस में बाइंड ना हो, तो ये उसको बाइंड करके रखती है, तो उस साइट को जहाँ पे मायोसिन बाइंड कर सके। जब ये बाइंड करके रखती है तो इसकी वजह से मसल जो है वो बिला वजह मायोसिन और एक्टिन जो है वो आपस में कंट्रैक्ट अपने में इंटरेक्ट नहीं करते। दूसरे जो ट्रोपोनिन है ये बेसिकली तीन इसके रीजन होते हैं, कॉम्प्लेक्स होता है ये बेसिकली तीन ग्लोबुलर प्रोटीन का। अगर आपको नजर आ रहा है इसके स्ट्रक्चर के अंदर भी, तो एक ये बड़ा सर्कल है और एक उसके पीछे छोटा सर्कल है और एक उससे भी पीछे छोटा सर्कल है। ठीक है। अब वो जो सबसे पीछे होंगे बराबर ही आगे पीछे नजर आएंगे तो छोटे हैं। तो जो सबसे नीचे वाला है वो बेसिकली अटैच होता है विद एक्टिन, जिसको आप कह रहे हो वन अटैच एक्टिन। दूसरा जो है वो ट्रोपोमाइसिन के साथ अटैच है, जो दूसरे नंबर पे होता है वो ये जो तार जा रही है ट्रोपोमाइसिन इसके साथ अटैच होता है। और जो तीसरा है ये बेसिकली कैल्शियम को अपने साथ बाइंड करता है। ठीक है। जो मायोसिन की बाइंडिंग साइट है वो एक्टिन के ऊपर मौजूद है। तो अगर हम इसको देखें तो इस तरह करके एक स्ट्रक्चर है, ये बीड्स वाला जो स्ट्रक्चर चल रहा है। अब ये जो सर्कुलर है ये हमारे क्या है? एक्टिन है। इसके ऊपर जो है मौजूद है मायोसिन की बाइंडिंग साइट, लेकिन ये हाइड की होती है ट्रोपोनिन ने। ठीक है, ट्रोपोमायोसिन ने। और ट्रोपोमायोसिन यहाँ पे जो ट्रोपोनिन है वो तीन प्रोटीन है, एक उसका एंड एक्टिन के साथ बाइंड है, दूसरा उसका एंड जो है वो ट्रोपोस मायोसिन के साथ बाइंड होता है, और जो तीसरा एंड होता है दैट इज बाइंड टू कैल्शियम। तो इस तरह ये एक स्ट्रक्चर बना होता है। ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट पोर्शन आ जाता है वो होता है मायोसिन के रिलेटेड। क्रॉस ब्रिजेस होते हैं इसके अंदर। क्रॉस ब्रिजेस से मुराद है कि कंपोज ऑफ रॉड लाइक टेल दैट मेक सेंट्रल ऑफ मायोसिन। आपको इसके ऊपर नजर भी आ रहा होगा कि इस तरह करके छोटे छोटे, जिस तरह एक बाहर को धागे से कपड़ा जिस तरह खराब हुआ था तो उसके धागे नुमा स्ट्रक्चर्स बाहर जिस तरह निकल होते हैं, इनको कहते हैं क्रॉस ब्रिज। ये जो आपको छोटे छोटे स्ट्रक्चर बाहर को निकले हुए नजर आ रहे होंगे। ठीक है। सॉरी, स्क्रीन आपको नहीं क्लियर ना आ रही। इस डायग्राम की बात कर रहा हूँ मैं, इस पे अब माउस है। ठीक है। तो इसको ये जो इसके ऊपर एक जिस तरह कतरे की तरह के स्ट्रक्चर बाहर निकले हुए जिस तरह वो होते हैं, तो इनको आप कहते हैं क्रॉस ब्रिजेस। तो बेसिकली ये इंटरेक्ट करते हैं। ऊपर ये जो लाइन है ये क्या है? एक्टिन है। और ये मायोसिन के ऊपर ये जो बाहर को निकले हुए स्ट्रक्चर है देज आर क्रॉस ब्रिजेस। तो मायोसिन का ये वाला पॉइंट जो है ये मायोसिन के साथ एक्टिन के साथ जो है वो एक लिंक बनाता है और मूवमेंट के अंदर जो है वो हेल्प करता है। ठीक है। टू टू ग्लोबुलर हेड फेस इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो बेसिकली एक इनमें अगर इसको ये जो एक स्ट्रक्चर है इस पूरी के ऊपर कितने सारे जो है छोटे छोटे डॉट मास स्ट्रक्चर हैं, इनको अगर एक को लिया जाए तो उसका क्या स्ट्रक्चर है? दो पार्ट हैं, टेल एंड हेड। एक टेल होती है जो कि ट्विस्टेड होती है रॉड लाइक। ठीक है। और वो मायोसिन फिलामेंट का सेंटर बनाती है। ये जो सेंटर, ये जो जितना भी सेंटर बना हुआ है वो इस टेल का बना हुआ है। और उसके ऊपर इस तरह करके जो हेड है वो बाहर को निकला हुआ है। और कितने हैं? दो हेड हैं। एक जो है वो एटीपी को बाइंड करता है और दूसरा एक्टिन को बाइंड करता है। यानी एक एक्टिन के साथ बाइंड करेगा और दूसरा जो है वो एटीपी के साथ बाइंड करेगा, ताकि क्योंकि ये एनर्जी बेस्ड रिएक्शन है, ताकि जैसे ही एक हेड जो है वो एटीपी से बाइंड करेगा दूसरा एक्टिन से बाइंड कर जाएगा, और इधर एक्टिन के साथ जो है वो कैल्शियम बाइंड कर जाएगा और उसकी वजह से कंट्रैक्शन हो जाएगी। एक और तीसरी जो है वो इसके अंदर प्रोटीन मौजूद होती है जिसको टाइटिन कहते हैं। वो बेसिकली जेड लाइन के साथ अटैच होती है। ये जो जेड लाइन चल रही है उसके साथ अटैच होती है। और दूसरी तरफ जो है वो किसके साथ अटैच है?
मायोसिन के साथ। तो मायोसिन के साथ एक एंड अटैच है, दूसरा जेड लाइन के साथ अटैच है। ये हाईली इलास्टिक होती है, अपनी लेंथ से 3 गुना ज्यादा एक्सपैंड हो सकती है। ठीक है, और ये मसल की फ्लेक्सिबिलिटी के अंदर अपना रोल प्ले करती है। ठीक है, ये इतना क्लियर हो गया। इसके बाद हमारे पास कंट्रैक्शन है, थोड़ा सा रह गया। वो अभी होगा नहीं, और नेक्स्ट लेक्चर में फिर देखते हैं उसको, इसमें फिर आपके क्वेश्चंस भी ले लेंगे। ठीक है, अभी मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ।